त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हाँ, भारत में महंगाई का त्राहिमाम आ चुका है। न तो दरवाजे के बाहर खड़ा है, न दरवाजा खटखटा रहा है, बल्कि दरवाजे पे लात मार के हमारे आपके घरों में घुस चुका है। 10 दिन के भीतर मोदी सरकार ने 4 बार, जी हाँ 4 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। यानी बंगाल चुनाव के बाद महंगाई की जो मार शुरू हुई है उसने 4 लाफे देश की जनता को 10 दिन के भीतर मार दिया है। आज एक बार फिर से पेट्रोल ₹2.61 तथा डीजल ₹2.71 महंगा कर दिया गया है। यानी पिछले 10 दिन के भीतर भारत में डीजल करीब 8.5% और पेट्रोल लगभग 8% महंगा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, डीजल ज्यादा महंगा हुआ है। अब इस महंगाई का आम आदमी पर तुरंत क्या असर होने वाला है, देश के गरीबों और मिडिल क्लास पर क्या असर होने वाला है, देश की बेरोजगारी और पूरी महंगाई पर क्या असर होने वाला है, किसानों का क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डीजल पेट्रोल की महंगाई से जब इसका प्रयोग कम होगा तो राज्यों की बजट की खटिया खड़ी हो सकती है। इसका असर आप पर क्या होगा वो भी देखेंगे, गांव और शहरों पर क्या होगा, इस पूरे मामले को तो समझेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे उस चूना लगाओ सरकारी कार्यक्रम की जो E20 के नाम पर, यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नाम पर देश की जनता को लगाया जा रहा है, हमको आपको लगाया जा रहा है। जी हाँ, ये एथेनॉल कैसे न सिर्फ आपका खर्चा बढ़ाता है बल्कि आपकी गाड़ियों की भी ऐसी तैसी कर रहा है, और सबसे ज्यादा ये भारत के भविष्य को खराब करने वाला है, क्योंकि 1 लीटर में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। आने वाले वक्त में जल संकट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये E20 कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। बात ये भी करेंगे कि कैसे मोदी सत्ता एक तरफ डीजल पेट्रोल के आयात को कम करने का बहाना लेकर एथेनॉल मिला रही है, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बहुत महंगा बेचा जा रहा है, यानी असली इलाज नहीं किया जा रहा। लगे हाथ चर्चा अपने चीफ जस्टिस की भी करेंगे, क्योंकि विदेश न जाने का भाषण देकर प्रधानमंत्री विदेश निकल लिए, वो भी 5 देशों के लिए, और अब चीफ जस्टिस को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। तो महंगाई के त्राहिमाम को कायदे से समझने के लिए हो जाइए तैयार, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मामला हर घर की जेब से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह समझिए कि भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल ₹2.61, डीजल ₹2.71 महंगा कर दिया है। 15 मई के बाद ये चौथी बढ़ोतरी है, यानी 10 दिन के भीतर 4 बार डीजल पेट्रोल महंगा किया जा चुका है। पहले ₹3, फिर 90 पैसा, फिर ₹1 और अब ये बढ़ोतरी। खबरों के अनुसार दिल्ली में नई कीमतें पेट्रोल की 102 से ज्यादा हो चुकी हैं और डीजल 95 से ज्यादा हो चुका है। यानी 10 दिन के भीतर डीजल पेट्रोल की कीमतें 7-8 रुपए बढ़ चुकी हैं। अब इसका असर आम आदमी पर क्या होने वाला है, जरा हिसाब लगाइए। बाइक, स्कूटर, कार चलाने वाले लोगों का रोज का खर्चा बढ़ गया। यदि कोई व्यक्ति महीने में 50 लीटर पेट्रोल खपत करता है तो पिछले 10 दिनों में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से देखें तो कम से कम ₹400, ₹500 महीने का खर्चा बढ़ गया। क्योंकि ट्रक, बस, टैक्सी, माल ढुलाई, मंडी सप्लाई, स्कूल बस, जनरेटर, कृषि मशीनरी सब डीजल से चलती है। और तो और बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियों में भी डीजल का प्रयोग होता है। यानी डीजल का महंगा होना पूरी व्यवस्था में प्रचंड तरीके से महंगाई बढ़ाता है। अब आप सोचिए कि अगर 10 दिन के भीतर डीजल 8.6% और पेट्रोल 7.8% महंगा हो चुका है तो इसी हिसाब से हमारा आपका खर्चा भी महंगा हो गया। यानी डीजल पेट्रोल पर हर व्यक्ति का खर्चा 8.5%, 8% के आसपास बढ़ गया। भारत में गरीबों की आबादी बहुत बड़ी है। खुद सरकार कहती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। अब ये 80 करोड़ लोग किस आर्थिक स्थिति में जीते हैं ये तो आपको मालूम ही है। कुछ लोगों को लगता है कि तेल महंगा हो गया है तो क्या हुआ, हमको कौन सा डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रहे, आप डायरेक्ट तेल का इस्तेमाल करें न करें, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों से अन्य चीजों की जो कीमतें बढ़ेंगी वो आपका तेल निकालेंगी। 15 लाख की गारंटी है, लिख के ले लीजिए। आपके घर में आने वाली सब्जी, फल, दूध, आटा, दाल, तेल, मसाला, दवा, निर्माण सामग्री सब कुछ ट्रकों से ही तो आता है। माल ढुलाई महंगी होगी तो दुकानदार कीमत बढ़ाएगा, वो अपनी जेब से तो देगा नहीं। यानी गरीबों की जो कमाई पहले से ही खाली पेट पालने को पूरा नहीं हो पा रही थी अब वो और कम पड़ने वाली है। मिडिल क्लास के लोग जो किसी तरह से घर के खर्चे को मैनेज कर रहे थे उनके लिए बड़ा संकट आ रहा है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा भोजन और परिवहन पर खर्च हो जाएगा। आप सोचिए कि रिक्शा, ऑटो, बस और छोटे पिकअप वाहन जो भी सामान ढुलाई का काम करते हैं इन सब का किराया बढ़ेगा, यानी ड्राइवर और उसके मालिक की कमाई घटेगी। लोअर मिडिल क्लास का हाल देश में क्या है ये आपको पता है। शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिसके माथे कई सारे लोन न चल रहे हों। एक जमाने में लोग घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या बिजनेस के लिए लोन लिया करते थे। अब हाल ये हो गया है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए भी, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, AC, कूलर तक के लिए लोन लिया जा रहा है।
अब जब इतने सारे लोन हैं तो ईएमआई बढ़ेगी, घर का किराया, स्कूल की फीस, बिजली, मोबाइल रिचार्ज, दवा, राशन, पहले से ही ये सारी चीजें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का खून चूस रही हैं। अब डीजल पेट्रोल की महंगाई उनकी जेब और काटने जा रही है। मिडिल क्लास पर कई तरफा हमला होने वाला है। पहला तो उनके निजी वाहन का खर्च बढ़ेगा, बच्चों की स्कूल बस और कैब महंगी हो सकती है। तीसरा, ऑनलाइन डिलीवरी, किराना, सब्जी, दूध, घरेलू सामान सब महंगा होगा। और लोअर मिडिल क्लास हो चाहे मिडिल क्लास, ज्यादातर लोग दो पहिया वाहन या छोटी छोटी कारों का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस वगैरह जाने के लिए। उनके आने जाने का खर्चा तुरंत से बढ़ गया। डीजल पेट्रोल सबसे पहले पेट्रोल पंप पे महंगा होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर मंडी, गोदाम सबका खर्च बढ़ जाता है। थोक महंगाई बढ़ने के बाद खुदरा महंगाई का आसमान छूना तय है। पिछले ही महीने में थोक महंगाई 8.3% बढ़ चुकी है। ये हमने पहले भी आपको दिखाया है। पिछले दिनों महंगाई, बेरोजगारी, देश के गरीबों और मिडिल क्लास के हालात पर हमने कई सारे वीडियोस किए थे। लाखों की संख्या में लोगों ने इन वीडियोस को देखा है। आप अगर नहीं देखे हैं, छूट गए हैं, तो बहुत बड़ा पाप किए हैं, जाके देख लीजिएगा। पूरी व्यवस्था समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस महंगाई का एक बड़ा असर बेरोजगारी पर भी होने वाला है। छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ जाएगी। ईंधन महंगा होने से, यानी ढाबा, किराना, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी बॉय, छोटे व्यापारी, सब्जी विक्रेता, छोटे निर्माता, सबकी अपनी लागत बढ़ जाएगी। और यदि वो अपनी कीमत नहीं बढ़ा पाए, अपने प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ा पाए, तो जाहिर सी बात है मुनाफा घटेगा। मुनाफा घटने पर छोटे व्यापारी क्या करते हैं? सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उनके स्टाफ में कौन ऐसा कर्मचारी है जिसके बिना भी काम चल सकता है। तो सबसे पहले ये लोग छंटनी शुरू करते हैं। उनकी अपनी भी मजबूरी है, क्या करें? छंटनी नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं दे पाएंगे, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। मजदूरी नहीं दे पाएंगे तो आदमी काम कैसे करेगा? और जब चौतरफा हाल यही होगा तो आप जाएंगे कहाँ? ये तो है नहीं कि यहाँ कम पैसे में काम करने के लिए कहा जा रहा है तो आप वहाँ छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। हर जगह यही महामारी होगी। इसके बाद कर्मचारियों का शोषण भी शुरू होगा। कम पैसे में ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब कारोबार की इनकम कम होगी तो वो कम से कम लोगों को नौकरी पर रखेगा। नई नौकरियां कम पैदा होंगी, यानी बेरोजगारी बढ़ने वाली है। पहले से ही बेरोजगारी इतिहास बना रही है, अब और बढ़ने वाली है। किसानों पर क्या असर होगा उसे भी समझिए। सिंचाई के लिए किसान डीजल पर बहुत निर्भर है, क्योंकि लगभग सारी एग्रीकल्चर मशीनरी डीजल से ही चलती है। ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब, और माल ढुलाई भी, ये सब डीजल से चलते हैं। डीजल महंगा होगा तो खेतों की जुताई, सिंचाई, फसल को मंडी तक ले जाना, ये सब कुछ महंगा होगा। इसका मतलब है किसान की लागत बढ़ेगी। अगर एमएसपी या बाजार भाव नहीं बढ़ा तो किसान का मुनाफा घट जाएगा। अगर किसान लागत जोड़कर दाम बढ़ाएगा तो खाद्य महंगाई बढ़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि किसान की लागत बढ़ रही है तो वो उसी हिसाब से दाम बढ़ा ले। पहले तो बढ़ाना मुश्किल है दाम को, और यदि बढ़ा लिए तो देश में महंगाई बढ़ेगी। नहीं बढ़ाए तो खुद टूट जाएंगे। और हमने पिछले दिनों इन वीडियोज में विस्तार से बताया था कि इस बार खेती का संकट भी बड़ा होने वाला है। एक तो डीजल की महंगाई, दूसरे उर्वरक का संकट, तीसरे बारिश भी कम होने वाली है। यानी आने वाले वक्त में खेती का संकट बड़ा हो सकता है। डीजल पेट्रोल की महंगाई का एक बड़ा असर आने वाले वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत तेल के मामले में बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर है। 90% के आसपास तेल इंपोर्ट किया जाता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपए पर दबाव आता है और महंगाई और बढ़ जाती है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल बाजार का लगभग 90% तेल नियंत्रित करती हैं। और अब ये कंपनियां बढ़ती लागत का हिस्सा ग्राहकों पर डाल रही हैं। सरकार का कहना है कि अगर तेल की कीमतें न बढ़ाई जाएं तो कंपनियों का नुकसान होता है। अगर कीमतें बढ़ाई जाएं तो जनता महंगाई का बोझ झेलती है। अगर टैक्स घटाया तो सरकार का राजस्व घट जाएगा। यानी टेंशन हर जगह है। डीजल पेट्रोल की महंगाई का असर शहरों में ये होगा कि ऑटो, कैब किराया, स्कूल बस, ऑफिस आना जाना, डिलीवरी चार्ज, रेस्टोरेंट का कास्ट, सब्जी, दूध, किराना सब कुछ महंगा होगा। गाँव में देखें तो सिंचाई, ट्रैक्टर का, फसल कटाई, खाद, बीज की ढुलाई, मंडी तक ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा होगा। जीप का किराया बढ़ जाएगा। यानी डीजल पेट्रोल, खासकर डीजल की महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंधन महंगा होता है और साथ में वेतन नहीं बढ़ता है तो आम आदमी की रियल इनकम घटती है। मतलब सैलरी वही रहेगी परंतु खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। यदि पहले आप 20 रुपए में 1 किलो आलू खरीद रहे थे तो अब 20 रुपए में आपको 800 ग्राम ही आलू मिलेगा, महंगाई बढ़ने के कारण। और ये सारी चीजें धीरे धीरे गरीब और मिडिल क्लास को कर्ज में ढकेल देती है। और कर्ज के बाद क्या होता है वो हमने पिछली वीडियो में विस्तार से आपको दिखाया था। ऐसे में कुछ लोग ये तर्क देंगे कि लड़ाई हो रही है, क्रूड ऑयल बहुत महंगा है, तो फिर सरकार की मजबूरी है दाम बढ़ाना। लेकिन जरा ठहरिए, नरेंद्र मोदी तो ये नारा लेकर आए थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार फलाने सरकार। तो जरा तुलना कर लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान, यानी कांग्रेस की सत्ता के दौरान, यही क्रूड ऑयल किस कीमत पर पहुंचा था और देश की जनता को किस कीमत पर डीजल पेट्रोल
पेट्रोल दिया जाता था। मोदी सत्ता आने के बाद दुनिया में तेल की कीमतें किस हद तक गिर गई थीं, फिर भी कितना महंगा डीजल पेट्रोल आपको दिया जा रहा था। और आज की तुलना भी करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जितना महंगा क्रूड ऑयल है उससे ज्यादा महंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुआ था। लेकिन आज की तुलना में हमें डीजल पेट्रोल इसके आधे से भी कम कीमत पर डॉक्टर साहब देते थे। आंकड़ों को सुन लीजिए, साल 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल करीब $135 प्रति बैरल तक पहुंचा था। जी हां, $135 प्रति बैरल। और उस समय डॉक्टर साहब की सरकार ने पेट्रोल 5 रुपया, डीजल 3 रुपया बढ़ाया। पूरे देश में विपक्ष ने तांडव मचा दिया, जनता भी खूब बवाल मचा रही थी और गोदी मीडिया के सारे लपड़जंडिस डॉक्टर साहब को क्रूड ऑयल में डुबा डुबा के निकालते थे। जबकि $135 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल खरीद के जनता को मात्र 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 34 रुपया प्रति लीटर डीजल बेचा जाता था साल 2008 में। और ये बात हवाई नहीं है, आपके सामने ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का पूरा आंकड़ा है। कायदे से निहार लीजिए, आंख में कड़वा तेल डाल के निहार लीजिए और चिंटुओं को भी दिखा दीजिए। इसी तरह मोदी सत्ता का हिसाब किताब देखिए। साल 2020-21 में जब क्रूड ऑयल औसतन 44 से $45 प्रति बैरल था, यानी डॉक्टर साहब की सत्ता की तुलना में 1/3 सस्ता था, मगर इसके बाद भी उसी दिल्ली में पेट्रोल 80 से ज्यादा और डीजल 73 से ज्यादा बेचा जा रहा था। यानी डॉक्टर साहब की तुलना में 1/3 कीमत पर तेल खरीद के भी 1.5 गुने कीमत पर जनता को बेचा गया। उस नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार को हटाना चाहते थे, हटाने के नारे से सत्ता में आए थे और डॉक्टर साहब की सरकार को भ्रष्ट सरकार बुलाते थे। और सुनिए, अभी क्रूड ऑयल की कीमत $109 प्रति बैरल के आसपास है। हम इसे 110 मान लेते हैं, तो $110 प्रति बैरल 2026 के 25 मई का रेट है। लेकिन आपको पेट्रोल कैसे मिल रहा है? उसी दिल्ली में 102 रुपया लीटर पेट्रोल है और डीजल मिल रहा है 95 से भी ज्यादा। अब आप सोचिए कि साल 2008 में जब $135 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तो डॉक्टर साहब हमको 50 रुपए में पेट्रोल और 35 रुपए में डीजल देते थे। साल 2008 की बात है, उस वक्त क्रूड ऑयल $135 प्रति बैरल हो चुका था और आज वही क्रूड ऑयल मात्र 110 रुपए प्रति बैरल के आसपास है, यानी $25 का अंतर है। यानी 2008 की तुलना में लगभग 25% सस्ता है। फिर भी डीजल पेट्रोल हमें 2 गुने 3 गुने दाम पर बेचे जा रहे हैं। उस वक्त डीजल 35 रुपया था, आज 95 रुपया मिल रहा है। उस वक्त पेट्रोल 50 रुपया था, आज 100 के पार मिल रहा है। ये स्क्रीन पर जो पोस्टर आपको दिख रहा है इसे ध्यान से देखिए, निहारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, उन्हें बताइए कि क्या करने आए थे हुजूर और क्या कर गए। खासकर चिंटुओं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकलों को जरूर भेजिए। अब अपनी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए, जिससे पता चलेगा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में कितना पैसा आपको डीजल पेट्रोल यानी खूब महंगा डीजल पेट्रोल बेच के कमाया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014-15 से 24-25 तक केंद्र सरकार की केवल एक्साइज ड्यूटी वाली कमाई लगभग 28 लाख करोड़ रुपए, 28 लाख करोड़। वहीं पेट्रोलियम सेक्टर की कुल कमाई 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और इसमें नया वाला डेटा इस साल का जोड़ा नहीं गया है। खबरों के अनुसार केंद्र और राज्य मिलाकर पेट्रोलियम सेक्टर से लगभग 66 लाख करोड़ से भी ज्यादा यानी 66.5 लाख करोड़ रुपया अपने खजाने में भर चुके हैं आपको डीजल पेट्रोल बेच के, वो भी बहुत महंगा वाला। आपको याद होगा महामानव के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब क्रूड ऑयल काफी सस्ता हुआ और लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिलने लगा तो हुजूर ने कहा कि अरे मैं तो बहुत बड़ा किस्मत वाला हूं जी। शायद तभी दिमाग की घंटी उनकी बजी और किस्मत का लाभ लेने निकल पड़े। जनता की जेब को जबरदस्त चूना लगाने का फैसला किया। इस हिसाब से आज क्रूड ऑयल की कीमत है लगभग $110 प्रति बैरल। यदि डॉक्टर साहब की सरकार से तुलना की जाए तो उन्हें 2008 में ही डीजल पेट्रोल 150 से भी ज्यादा प्रति लीटर में बेचना चाहिए था। डॉक्टर साहब गलती कर गए। आज के हिसाब से, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है, तुलना करेंगे तो 150 से 250 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पेट्रोल डॉक्टर साहब को बेचना चाहिए था भारत में। लेकिन उन्होंने मात्र 50 रुपए में पेट्रोल और 35 रुपए में डीजल दिया, मगर फिर भी उस वक्त लोगों को महंगा लगता था। अब ये तो रही डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात। इस महंगाई के साथ साथ जो चूना पीछे से लगाया जा रहा है उसको समझिए। सरकार E20 लगभग पूरे देश में लागू कर चुकी है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, यानी उसके भीतर ऊर्जा कम होती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी जितनी दूर जाएगी, एथेनॉल मिलाने के बाद एवरेज कम हो जाएगा, कम दूरी जाएगी, यानी ईंधन ज्यादा खपत होगी उतनी ही दूरी तय करने में। एक्सपर्ट्स की माने तो माइलेज में 2% से लेकर 7% तक की कमी हो सकती है। सोचिए इतना बड़ा अंतर एथेनॉल मिलाने के बाद आता है। यदि आप हिसाब लगाएं कि महीने में 1000 किलोमीटर चलते हैं, गाड़ी 15 का एवरेज देती है, 66 लीटर महीने में खर्च होता है और यदि आप उसे 4% माइलेज ड्रॉप कर दें तो तेल का खर्चा लगभग 5 लीटर बढ़ जाता है। अब 5 लीटर का दाम कितना है इसका हिसाब आप खुद लगा लीजिए। महीने में अगर 500 रुपया बढ़ गया तो क्या इस हिसाब से आपकी
की कमाई भी बढ़ गई। जो लोग रोजाना वाहन का इस्तेमाल करते हैं, काम से इस्तेमाल करते हैं, मात्र घूमने के लिए नहीं, उन पर कितना बड़ा असर होने वाला है। समझने वाली बात यह है कि जो गाड़ियां पुरानी हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, यानी उनका एवरेज ज्यादा गिर जाता है। और भारत में ज्यादातर दोपहिया और कारें 2023 से पहले की हैं। इन गाड़ियों को E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए उनका माइलेज ज्यादा गिर जाता है। और तो और E20 के मिलावट से गाड़ी के इंजन के पार्ट्स भी खराब होते हैं, कई तरीकों की दिक्कतें आती हैं, उसके पिकअप में भी दिक्कत आती है। जाहिर सी बात है, जब ईंधन पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा देने वाला है तो उतनी पावर कहां से मिलेगी, उतना एवरेज कहां मिलेगा। और इंजन की सेहत पर जो खराब असर पड़ रहा है वो तो अलग ही है। खुद सरकार को भी मानना पड़ा है कि हाँ, समस्याएं आती हैं गाड़ियों में। अब आप कहेंगे कि सरकार फिर ये कर क्यों रही है, कहां इथेनॉल मिला रही है। तो दावा यह था सरकार का कि इथेनॉल मिलाने से हमको क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी डॉलर कम खर्च होगा। मगर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट में केवल 2.5% की कमी आई है, यानी फायदा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। और जिस हिसाब से नुकसान हो रहा है उस हिसाब से फायदा नहीं दिख रहा। और आयात की निर्भरता कम करना इथेनॉल मिलाकर तो संभव नहीं लग रहा। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये पूरे भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट है। तो कैसे है, जरा उसे समझिए। दरअसल इथेनॉल के प्रोडक्शन में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कभी 3000, कभी 5000, तो कभी 10,000 लीटर तक खर्च होता है पानी। आप सोचिए कि जिस भारत में पीने के पानी तक का भयंकर संकट है, राजधानी दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि हजारों घरों को पिछले कई दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर नहाना धोना तो छोड़िए, पीने के लिए भी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, और शुद्ध क्या अशुद्ध भी नहीं मिल पाता, और कई जगह तो पानी मिल भी नहीं पाता। उसमें भी इस वर्ष बारिश कम होने वाली है। ऐसे में यदि हम 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च करेंगे तो ये कितना बड़ा नुकसान है। समझने वाली बात यह है कि इथेनॉल गन्ने से बनता है, राइस से बनता है, गेहूं से भी बनता है, मगर इन सब को पैदा करने में वो फसलें हैं जो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुगर केन और पैडी मिलकर ही देश के सिंचाई पानी का लगभग 70% इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो फसलें कुल सिंचाई का 70% इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं फसलों से हम इथेनॉल बनाएंगे और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 10,000 लीटर पानी खपाएंगे, तो देश के भविष्य का क्या होगा। यानी आपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया तो 20% के हिसाब से रिपोर्ट के अनुसार 10,000 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। 10,000 लीटर का मतलब है आपके घर के छत पर जो 1,000 लीटर वाली टंकी रखी होती है उसको 10 बार भरिए और खाली करिए। कई छोटे परिवारों में महीनों में 10 बार टंकी भरी भी नहीं जाती और खाली नहीं हो पाती। पूरे महीने में जितना पानी आप छोटा परिवार इस्तेमाल करता है उतना पानी 5 लीटर पेट्रोल भरवाया तो खत्म हो गया, क्योंकि उस पेट्रोल में यानी 5 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर इथेनॉल है, और वो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कभी 3,000 तो कभी 10,000 लीटर पानी की खपत हो जाती है। समझने वाली बात यह है कि जब किसान बड़ी मात्रा में ऐसी फसलों को पैदा करेंगे तो देश में जल संकट भी आएगा। नीति आयोग ने बताया कि साल 2025-26 तक फ्यूल ब्लेंडिंग में लगभग 10.16 बिलियन लीटर इथेनॉल चाहिए, यानी 29 लाख करोड़ लीटर पानी। 29 लाख करोड़ लीटर पानी। अब आप सोचिए कि देश का कितना पानी इस छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। शायद वो जरूरत अन्य चीजों से भी पूरी हो सकती है। भारत जैसे जल संकट वाले देश में पेट्रोल बचाने के लिए इतना पानी वाला कॉप्स उगाना और इतना पानी बर्बाद करना कहां तक बुद्धिमत्ता है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। यानी एक तरफ डॉलर बचाने का बहाना देकर इथेनॉल मिलाया जा रहा है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल की महंगाई भी जनता झेल रही है। इथेनॉल मिलाने के कारण जो एवरेज कम हो रहा है उसका खर्चा भी लोग उठा रहे हैं। ज्यादा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, उसका बोझ भी जनता उठा रही है। बहुत लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसका खर्चा भी जनता उठा रही है। और इन सब के बाद पानी का जो संकट आ रहा है और आने वाला है वो भी जनता ही झेलेगी। सरकार कहती है कि इथेनॉल ज्यादा प्रयोग होगा तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन ये फायदा कितने दिनों का है। उन्हीं किसानों को दूसरी तरफ से घुमा फिरा के जो नुकसान हो रहा है और भविष्य का जो संकट आ रहा है उसका हिसाब कौन लगाएगा। इथेनॉल मिक्सिंग से माइलेज घटता है, पुरानी गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, पानी का खर्चा भयंकर तरीके से बढ़ जाता है, किसानों को उतना फायदा भी नहीं जितना दावा किया जाता है। तो यह है इथेनॉल का खेल। अब आ जाइए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। यह जो व्यवस्था है जो डीजल पेट्रोल की जरूरत को कम कर सकती है, लेकिन आप जरा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने एजेंसी में चले तो जाइए, उसकी कीमत की तुलना डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों से करिए। पता चलेगा कि डीजल पेट्रोल की जो गाड़ी 10 लाख के आसपास है, इलेक्ट्रिक में वही गाड़ी 12, 13, 14 लाख की हो जाती है, कभी कभी 15 लाख की हो जाती है। अब आप अगर हिसाब लगाएंगे तो ये जो 4-5 लाख का अंतर आता है उतने में आप 7-8 साल डीजल पेट्रोल भरवा सकते हैं। यानी अगले 7-8 साल में, 5 साल में आप जितना पैसा धीरे धीरे डीजल पेट्रोल में खर्चा करेंगे, यहां आपको इकट्ठे वो पैसा देना होता है। दूसरे, अगर आपने गाड़ी लोन पर ले लिया, ईएमआई पर ले लिया, तो उस लोन की जो कीमत है, जो ब्याज होगा, वो भी तो आप ही को चुकाना है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटा मोटी दोगुने खर्चे का
हो जाता है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक रेंज होती है 300-400 किलोमीटर, उतना ही जा सकते हैं। यानी डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की तरह उसे आप निश्चिंत होकर लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर चार्ज कराएंगे तो उसका भी पेमेंट करना होगा, साथ ही साथ चार्ज कराने में समय भी लगता है। यानी समय भी दीजिए, पैसा भी दीजिए और भरोसेमंद यात्रा भी नहीं। मगर मूल सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना महंगा क्यों रखा गया है? यदि सरकार सच में डीजल पेट्रोल के आयात को घटाना चाहती है, विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता करना चाहिए। क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से सारे तरह के टैक्स हटा लिए जाए? क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने सस्ते कर दिया जाए कि लोग डीजल पेट्रोल की गाड़ियां खरीदना ही बंद कर दें? क्यों नहीं बम्पर स्तर पर हर जगह चार्जिंग पॉइंट बनाए जाए और स्पीडी चार्जिंग व्यवस्था हो ताकि समय बचाया जाए? क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बिना ब्याज के लोन दिया जाए, यानी बिना ब्याज के लोग सस्ता लोन उठा सकें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस हिसाब से महंगे हैं, उसका जोड़ घटाना करने के बाद बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से रह जाते हैं। हालांकि यहाँ एक समस्या यह भी है, अगर डीजल पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा, यानी खपत कम हो जाएगी देश में, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, तो फिर राज्यों की कमाई का क्या होगा? क्योंकि राज्य की कमाई भी तो डीजल पेट्रोल से बड़े स्तर पर आती है। यानी ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल का प्रयोग होने से सरकार को खाली नुकसान ही है, लाखों करोड़ रुपया वही डीजल पेट्रोल बेच के आता है। यदि डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी तो राज्यों का राजस्व घटेगा, राजस्व घटेगा तो उसका असर भी विकास कार्यों पर होगा। राज्य और देश चलेगा कैसे, यह भी संकट है। मगर फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रिक कारों की पूरी तरह से टैक्स फ्री करना और बड़ी सब्सिडी के साथ बेचा जाना। उनके लिए ईएमआई भी सस्ती होनी चाहिए, हो सके तो ब्याज मुक्त ईएमआई बनाई जाए। उसकी पूरी व्यवस्था ऐसी हो कि लोग डीजल पेट्रोल की तुलना न करें। अब आपको याद होगा पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा मत करिए क्योंकि डॉलर बचाना है। इसके बाद भाषण देकर तुरंत चले गए 4-5 देशों की यात्रा करने। फिर खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें लागू कर दिया है। यानी सरकार ने अपने ऑफिस में ऐसा नहीं किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट 4 कदम आगे बढ़ के ऐसा कर देता है। और अब देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 जून को लंदन जा रहे हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने। सवाल है कि क्या सारी बातें, सारा ज्ञान, सारे रेस्ट्रिक्शंस केवल आम आदमी के लिए? बड़े बड़े लोग केवल भाषण देंगे और निकल लेंगे? यदि सच में डॉलर बचाना बहुत जरूरी है तो सोचिए कि ऐसे ऐसे लोगों के विदेश यात्राओं पर कितना खर्चा होता है। क्या यह यात्रा जरूरी है? क्या इसके बिना देश रुक जाएगा? और जब इतने प्रचंड तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक संकट आ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन मामलों पर कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या ऐसे मामलों में कोई परजीवी और कॉकरोच नजर नहीं आता? अगर कथित रूप से फर्जी डिग्री वाले वकीलों को परजीवी और कॉकरोच बोला जा सकता है, तो फिर फर्जी दावे और फर्जी वादे करके सत्ता में आने वालों और जनता को लूटने वालों को परजीवी और कॉकरोच क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार वालों को परजीवी या कॉकरोच बुलाएंगे? 10 दिन में 4 बार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या सत्ता से सवाल करेंगे? क्या पूछेंगे कि देश के गरीब और मिडिल क्लास का क्या होगा अगर ऐसे ही कीमतें बढ़ती रहीं? वैसे आपको याद दिला दें, मैंने पहली वीडियो दूसरी बार जब कीमतें बढ़ाई गई 90 पैसा, तो मैंने कहा था कि सरकार ने शायद फैसला किया है कि अब सहला के इंजेक्शन लगाना है, झटका नहीं देना है, नहीं तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और देखिए वही कार्यक्रम चल रहा है, धीरे धीरे सहला के इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है। बाकी इस मामले पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।